हेलो दोस्तों, कैसे हो। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों एकदम सही जगह पे आए हो, क्योंकि दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं डीएसएसबी का जो उसी एग्ज़ाम को दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं। और दोस्तों उस एग्ज़ाम का क्या सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है, वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची चुनिए। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि ये जो शब्द लिखा है जंगल, इस जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दोस्तों पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समानार्थी शब्द। क्या मतलब होता है? समानार्थी शब्द। ये दोस्तों आपने पढ़ा होगा छठी क्लास में और सातवीं क्लास में। पर्यायवाची आप लोगों ने कहाँ पढ़े होंगे? छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वही शब्द आपको आज यहाँ पर बताने हैं। अगर वहाँ पे आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होता तो बाबू डीएसएसबी में आपका सिलेक्शन अभी तक हो गया होता। क्योंकि पूछा क्या है, जंगल का पर्यायवाची, जंगल का दूसरा नाम क्या है। पर्यायवाची मतलब कि जो शब्द है उन शब्द का दूसरा नाम क्या है। तो जंगल का दूसरा नाम क्या है? वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंगल को बाबू वन बोलते हैं, सबको पता है। और क्या बोलते हैं? अरण्य बोलते हैं, कानन बोलते हैं, विपिन बोलते हैं, वन बोलते हैं, वान बोलते हैं, व्रति बोलते हैं, दारुका बोलते हैं, नग बोलते हैं और तापोवन बोलते हैं। ये लिस्ट आप लोग देख सकते हो। अब दोस्तों लिस्ट के अंदर देखोगे तो थर्ड नंबर पे लिखा है कानन। और कानन क्या है? जंगल का पर्यायवाची है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे सेकेंड ऑप्शन में, तो यहाँ पे लिखा है वाणिज्य। और दोस्तों वाणिज्य का पर्यायवाची क्या होगा? दोस्तों मैं आपको ना ये जो ऑप्शंस है इनके भी पर्यायवाची बता देता हूँ। होता क्या एग्जाम में? दोस्तों एग्जाम के अंदर PYQ रिपीट होते हैं। PYQ क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। और रिपीट कैसे होते हैं? ऑप्शन में से, मतलब कि जो ऑप्शंस है ना इन्हीं से क्वेश्चन को ड्राइव कर देते हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वाणिज्य का पर्यायवाची क्या होगा और आपको पता ना हो। अब आप लोग बोलोगे कि पढ़ा तो था मैंने, PYQ में आया तो था, लेकिन आपने अच्छे से डीपली आपने नहीं पढ़ा है। इसीलिए दोस्तों हर एक ऑप्शन को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के किया करो, क्योंकि PYQ दोस्तों रिपीट होते हैं। PYQ रिपीट का मतलब यह है कि कभी कभी क्या होता है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने 2025 मतलब कि जो एग्जाम चल रहे हैं ये एग्जाम दिए हैं, तो उनको अच्छे से पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन PYQ से रिपीट हुए हैं। इसलिए दोस्तों अच्छे से आपको समझ के चलना है। क्लियर है? चलिए तो बताओ वाणिज्य का पर्यायवाची क्या बनेगा। तो दोस्तों वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार। क्या मतलब होता है? व्यापार। तो दोस्तों व्यापार भी क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची हो जाएगा। और क्या बनेगा? कारोबार, व्यवसाय, सौदा, क्रय विक्रय, लेन देन। अब दोस्तों ये जो लिखा है क्रय और विक्रय, क्रय और विक्रय का मतलब क्या होता है? दोस्तों क्रय का मतलब होता है खरीदना और विक्रय का मतलब होता है बेचना। मतलब कि खरीदना और बेचना, ये भी क्या है? वाणिज्य का ही पर्यायवाची है। जिन स्टूडेंट्स के पास इकोनॉमिक्स होगी उनको इसका मतलब पता होगा, क्रय और विक्रय का। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है वानर। अब दोस्तों वानर का पर्यायवाची क्या है? तो दोस्तों वानर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बंदर। क्या बोलते हैं? बंदर। सबको पता है ना, बंदर। बंदर भी क्या? पर्यायवाची हो गया। और क्या बोलते हैं? कपि, शाखा मृग, मारुति नंदन, हरि, वीर हनुमान, ये सब क्या है? ये सब वानर के ही पर्यायवाची हैं। क्लियर है? अच्छा अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है कनक। कनक का पर्यायवाची क्या बनेगा? सोना, गोल्ड। गोल्ड क्या है? कनक का पर्यायवाची है। और क्या बनेंगे? स्वर्ण, हेम, कांचन, सुवर्ण, हिरण्यम, चरु, ये सब क्या है? ये सब कनक के पर्यायवाची हो गए। आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है? अच्छा अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर था। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है और लग रहा है क्लास हेल्पफुल होने वाली है, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। दोस्तों सब्सक्राइब करने से या वीडियो लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं जाना है, आपको बेनिफिट ही मिलेगा, आपका कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? इसमें लिखा है उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान पूर्ण करें। ये जो रिक्त स्थान है ये स्थान अब हम लोगों को भरना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखोगे तो यहाँ पे लिखा है अश्वनी कुमार दत्त बहुसंख्यक मुसलमान
किसानों को आंदोलन प्रेरित करने सफल हुए। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो क्या लिखा है, सफल हुए, क्या करने में सफल हुए। जैसे कि आपके पड़ोस के अंकल हैं, उन्होंने बोला कि मेरा बेटा ना सफल हो गया। क्या हो गया, सफल हो गया। अब आप लोग पूछोगे ना कि बाबू सफल कैसे हुआ, बाबू मतलब कि अंकल जी सफल कैसे हुआ, उसने ऐसा क्या काम किया। तो अंकल बताएंगे ना कि किस चीज़ में सफल हुआ, तो बोलेंगे आईएएस के एग्जाम में सफल हुआ, डीएसएसबी का एग्जाम निकाला है ना। तो सफल हुए, किस में सफल हुए, और डीएसएसबी के एग्जाम में सफल हुए, किसमें, में सफल हुए। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जो शब्द बनने वाला है वो क्या बनेगा, मैं बनेगा। क्या बनेगा, में, मतलब कि सफल हुए, किस में सफल हुए। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, कहाँ पर, यहाँ पे लिखा है प्रेरित करने में सफल हुए। एक सेकेंड, प्रेरित करने में सफल हुए, प्रेरित करने में सफल हुए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखोगे तो लास्ट में लिखा है पर, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है से, ये भी गलत हो गया। और हमारा लास्ट में क्या आ रहा है, हमारा तो में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर या फिर सेकंड हो सकता है या फिर थर्ड हो सकता है। और सेकंड में क्या लिखा है, सेकंड में लिखा है से। क्या लिखा है, से। अब दोस्तों आप लोग मुझे बताओ यहाँ पर से होगा या फिर के लिए होगा। के लिए, इन दोनों में से कोई एक शब्द आने वाला है। तो लिखा क्या है स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में लिखा है मुसलमान किसानों को आंदोलन से प्रेरित करने या फिर आंदोलन के लिए प्रेरित करने में सफल हुए। तो दोस्तों क्या आएगा, के लिए आएगा, आंदोलन के लिए प्रेरित करने में सफल हुए। कौन, अश्वनी कुमार दत्त। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बाबू। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें, दोस्तों इस क्वेश्चन में भी आपको पर्यायवाची शब्द ही बताना है। और किसका बताना है, ईर्षा शब्द का। अब दोस्तों ईर्षा का मतलब क्या होता है, ईर्षा का मतलब होता है जलन। क्या मतलब होता है, जलन। मतलब कि ईर्षा का जो पर्यायवाची बनेगा वो क्या बनेगा, जलन बनेगा। और क्या बनेगा, द्वेष, असूया, डाह, मात्सर, राग द्वेष, घृणा। और क्या बनेगा, घृणा। ये सब क्या है, ये सब दोस्तों ईर्षा के ही पर्यायवाची हैं। अब दोस्तों इसमें देखोगे स्टेटमेंट में तो 5वें नंबर पे मत्सर लिखा है और लास्ट में लिखा है घृणा। अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन के आंसर में घृणा भी लिखा है और मत्सर भी लिखा है। अब इन दोनों में से मेरा आंसर बनेगा कौन सा, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। घृणा भी क्या है, ईर्षा का पर्यायवाची है। मत्सर भी क्या है, ईर्षा का पर्यायवाची है। हमारा आंसर कौन सा बनेगा। अब दोस्तों 100% में से 99% बच्चे ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लिक करके आने वाले हैं। क्यों, क्योंकि ईर्षा मतलब जलन, घृणा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मार देंगे। मत्सर के बारे में उनको पता नहीं होगा, जबकि दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है इसका, मत्सर है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है घृणा, इसका मतलब होता है ईर्षा। लेकिन दोस्तों ये शब्द किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, ये शब्द प्रयोग किया जाता है भावनात्मक संदर्भ में। किस संदर्भ में, भावनात्मक संदर्भ में इस शब्द को प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो मत्सर शब्द है इसे नॉर्मली यूज किया जाता है। इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, सही आंसर है। अगर आपके ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं होता, मतलब कि मत्सर नहीं होता, तब दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाता, सही हो जाता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक युग समाप्त हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो क्या लिखा है, एक युग समाप्त हो गया। किसका युग समाप्त हो गया, भारतीय स्वतंत्रता का युग समाप्त हो गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक युग समाप्त हो गया। मतलब कि अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे अच्छे से तो यहाँ पे कौन सा शब्द आने वाला है, का शब्द आने वाला है। पढ़ के देखो, स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक युग समाप्त हो गया। मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड। दोस्तों लाइन को पढ़ करके आप आंसर बता सकते हो, जरूरी नहीं आपको हर चीज़ पता हो। आप अपने कॉमन सेंस से अपना दिमाग लगा करके डेली लाइफ वाले शब्द यूज करके आप आंसर क्रिएट कर सकते हो, आप आंसर बना सकते हो क्वेश्चंस का। ठीक है, अब चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इसमें लिखा है इने गिने मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि ये जो शब्द लिखे हैं इने गिने, इनका मतलब क्या होता है।
इन्हें गिने मतलब कि गिनती की बात कर रहा है, इन्हें मतलब थोड़े, गिने मतलब कुछ गिना जा रहा है ना, मतलब कि मात्रा की बात की जा रही है। और मात्रा कैसी, ज़्यादा या कम, तो बाबू कम मात्रा की बात की जा रही है। इन्हें गिने है ना, मतलब कि बहुत थोड़े की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है भेद छिपाना, बिल्कुल नहीं बन सकता है। सेकंड ऑप्शन में लिखा है बहुत थोड़े, मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड ही क्या है बाबू, सही आंसर है। थर्ड में लिखा है उपाय सोचना, भाई इन्हें गिने उपाय सोचना, कुछ संदर्भ, कुछ लिंक है, कुछ लिंक है, कोई भी लिंक नहीं है। और लास्ट ऑप्शन में लिखा है हठी होना, हठी होना इन्हें गिने कोई भी लिंक नहीं बन रहा है, गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड ही क्या है, सही आंसर है। अब दोस्तों देखोगे यहाँ पर बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों आपके एग्जाम में जब क्वेश्चंस आसान आसान से आते हैं ना, तो समझ लेना बाबू कि उसकी कट ऑफ बहुत ही हाई फाई जाने वाली है। क्योंकि दोस्तों आसान क्वेश्चन का आंसर आपको भी आता है, आपके कॉम्पिटिटर को भी आता है। इसका मतलब यह है कि उस क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो क्या हो गए, बराबर हो गए, आपको भी आता है उसको भी आता है, सिलेक्शन होना नहीं है। तो सिलेक्शन कौन सा क्वेश्चन करवाता है, सिलेक्शन वो क्वेश्चन करवाता है जब आपको आंसर पता है क्वेश्चन का, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर को उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तभी दोस्तों सिलेक्शन होता है। अदरवाइज आपको भी पता है, आपके कॉम्पिटिटर को भी पता है, तो उसका तो नंबर जुड़ना नहीं ना, मतलब तो बराबर हो गए तरीके से। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि आपको आसान क्वेश्चन देख करके छोड़ आना है, बाबू पिक करके आना है, सॉल्व करके आना है ना, गधे तो हो नहीं ना छोड़ के आ जाओगे तो, समझ रहे हो ना। तो आपको क्या करना है, हार्ड क्वेश्चन को भी ट्राई करना है, अगर आपको आता है तो, छोड़कर नहीं आना है। छोड़कर आओगे और आपका कॉम्पिटिटर करके आएगा, तो बाबू आपके कॉम्पिटिटर का सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं होगा, समझ रहे हो ना। हार्ड क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन कराएंगे, जो आसान आसान से क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऊपर ले जाएंगे, मतलब कि कट ऑफ, जैसे मान लो कट ऑफ मान लो 100, एक सेकेंड, कट ऑफ मान लो 185 जा रही है, मान लिया ऐसे, और आपके नंबर आ रहे हैं 177। ये जो कट ऑफ और आपके नंबर में गैप आ रहा है ना, ये वही गैप है जो आपने हार्ड क्वेश्चन छोड़े हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है और फिर करके आ जाओ, गलत करके आ जाओ। बाबू अगर आपको लगता है 99% लगता है कि ये आंसर बन सकता है, या फिर 95% लगता है, तब दोस्तों उसको आप पिक कर लिया करो, है ना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। देखो छोड़ के आओगे तब भी नहीं होना है, इससे अच्छा करके आ जाओ। क्या पता भगवान चाहे, तुम्हारी किस्मत चाहे, लक चाहे, वो आंसर सही हो जाए और ऐसे करते करते बाबू कट ऑफ पार हो जाए, है ना। तो ऐसा सोच लो, नहीं करोगे तब भी फेल हो, करके आ जाओ, इससे अच्छा, है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है हिंदुस्तान 20वीं सदी का उदय स्वदेशी आंदोलन के उदय के साथ जुड़ा है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो हिंदुस्तान है, इसकी जो 20वीं सदी का उदय है, वो उदय स्वदेशी आंदोलन के साथ जुड़ा है। और आपको बताना है कि इस खाली स्थान पर कौन सा कारक चिन्ह आने वाला है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है की, क्या लिखा है की। अब पढ़ के देखो, हिंदुस्तान की 20वीं सदी का उदय स्वदेशी आंदोलन के साथ जुड़ा है। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है की, इसके द्वारा हमारा आंसर बनता बनता दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बन सकता है, 100% श्योर नहीं है क्योंकि हम बाकी के ऑप्शंस भी अभी चेक करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है, सेकंड ऑप्शन में लिखा है से, क्या लिखा है से। अगर यहाँ पर से शब्द हो, से, अब पढ़ के देखो, हिंदुस्तान से 20वीं सदी, से 20वीं सदी, कुछ बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है, गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में लिखा है पर, हिंदुस्तान पर 20वीं सदी, ऐसा भी कुछ नहीं बन रहा है। और लास्ट ऑप्शन में लिखा है मैं, क्या लिखा है मैं, हिंदुस्तान में 20वीं सदी का उदय स्वदेशी आंदोलन के साथ जुड़ा है। अब दोस्तों कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इन दोनों में से कोई एक आंसर हमारा बन सकता है। अब कौन सा करेक्ट आंसर बनेगा ये कैसे पता चलेगा, पढ़ के देखो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है की, पढ़ के देखो, हिंदुस्तान की 20वीं सदी का उदय, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है मैं, हिंदुस्तान में 20वीं सदी का उदय। तो दोस्तों हिंदुस्तान में होगा, क्यों, क्योंकि किसी चीज के अंदर कोई काम हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, क्या हो रहा है, 20वीं सदी का उदय हो रहा है। इस वजह से दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है, एक सेकेंड, धनवंती को कांटा लगा, दौड़े लोग हजार, लोकित के सही अर्थ का चयन करें। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है
कि धनवंती को काँटा लगता है और बहुत सारे लोग दौड़ कर के आ जाते हैं। तो इस पूरी लाइन का जो शीर्षक है, मतलब जो कहना चाहता है ये लाइन ये कहना चाहती है कि जब किसी को कोई कष्ट होता है तो बहुत सारे लोग उसकी सहायता करने के लिए आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है, एक बार की हानि भविष्य के लिए सचेत कर देती है। यहाँ पर दोस्तों हानि और लाभ की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर समस्या की बात की जा रही है और उस समस्या का सॉल्यूशन की बात की जा रही है, सॉल्यूशन की बात की जा रही है। तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में अपनी सभ्यता संस्कृति छोड़कर दूसरों की नकल करना, ये भी गलत है। संस्कृति की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, है ना? थर्ड ऑप्शन में लिखा है, प्रभुता संपन्न व्यक्ति के छोटे से कष्ट में भी बहुत लोग हितैषी बनकर आ जाते हैं। तो दोस्तों ये जो लाइन है बिल्कुल सही लाइन है। ये एक लाइन कह रही है कि जब किसी को तकलीफ होती है तो बहुत सारे लोग उसकी सहायता करने के लिए आ जाते हैं। तो दोस्तों ये जो लाइन थी, ये लाइन और ये लाइन आपस में मैच खा रही है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है, बहुत डींग हाँकने वाले काम के नहीं होते। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सहायता करने की बात की जा रही है। इस वजह से लास्ट ऑप्शन क्या है? गलत है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, है ना? चलिए, बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? तो दोस्तों इसमें लिखा है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? त्रुटि मतलब कि गलती है। आपको इस लाइन को पढ़ना है और गलती निकालनी है। तो इसमें लिखा है, गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के लिए देश की आम जनता का आह्वान किया। अब दोस्तों इस लाइन को पढ़ करके आपको किस चीज में, किस शब्द में आपको गलती नजर आ रही है? तो देखोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है, का आह्वान किया। क्या आह्वान में कोई गलती है? देखो आह्वान कैसे लिखते हैं? आह्वान लिखते हैं ऐसे, आ, हा, यहाँ पे वाह, फिर यहाँ पे आ का डंडा हान, ऐसे लिखा जाता है आवाहन, आवाहन। तो और यहाँ पर देखोगे तो हा हल आगे बना दिया, यहाँ पे एक सेकंड, हा हल आगे बना दिया और वाह कहाँ चला गया? पीछे चला गया। इस वजह से इस शब्द में क्या है? गलती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बाकी का बिल्कुल सही है। गांधी सही लिखा है, स्वतंत्रता सही लिखा है, आंदोलन भी सही लिखा है। मैं भागीदारी के लिए ये भी सही है, देश की आम जनता ये भी सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस शब्द में गलती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताओ इसका आंसर क्या बन सकता है? तो दोस्तों इसमें लिखा है, 1908 के मध्य तक आते-आते स्वदेशी आंदोलन ऊर्जा खत्म हो गई थी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि 1908 तक आते-आते स्वदेशी आंदोलन की जो ऊर्जा थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन-सा शब्द आने वाला है। तो क्या लिखा है यहाँ पर? ऊर्जा खत्म हो गई। किस चीज की ऊर्जा खत्म हो गई? स्वदेशी आंदोलन की ऊर्जा खत्म हो गई। स्वदेशी आंदोलन की ऊर्जा खत्म हो गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है मैं, गलत हो गया। सेकंड में का, गलत हो गया। थर्ड में लिखा है की। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1908 के मध्य आते-आते स्वदेशी आंदोलन की ऊर्जा खत्म हो गई थी। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, आसान सा सवाल है। इसका बताओ क्या बन सकता है? तो दोस्तों इसमें लिखा है, एक सेकंड, इसमें लिखा है, जो स्त्री दुष्चारणी हो, फिर दे दिया डैश और आपको बताना है कि इस खाली स्थान पर कौन-सा शब्द आने वाला है। आपको मतलब समझ में आ गया? जो स्त्री कैसी हो? दुष्चारणी हो, मतलब कि खराब हो, जो अपने सबसे अलग चलती हो, अपने अलग काम करती हो, है ना? जैसे परिवार है, ये एक परिवार है और इसमें एक लड़का है, इसकी शादी कर दी। जैसे समझो पप्पू नाम का लड़का है। किस नाम का है? पप्पू नाम का लड़का है और इसकी शादी कर दी चंपा से। किससे? चंपा से इसकी शादी कर दी। अब दोस्तों ये चंपा आई है, ठीक है? और बाकी के परिवार के लोग हैं, इनके बीच में बनती नहीं है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि चंपा अलग काम करती है, मतलब कि इसके जो विचार हैं बिल्कुल क्या है? अलग हैं, मॉडर्न है और इसके जो परिवार है, इस परिवार की जो सोच है, समझ है वो क्या है? अलग है, मतलब कि पुराने ज़माने की सोच है। तो क्या इनके बीच में बनेगी? नहीं बनेगी। तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। मतलब कि इसके जो विचार हैं वो क्या हैं? बिल्कुल अलग हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? दुष्चारणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुष्चारणी। ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसका तरीका अलग हो रहने का, है ना? कुछ भी हो सकता है, दुष्चारणी है जो भी है। तो इसे कहते क्या है? वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है स्वार्थी। स्वार्थी का मतलब होता है कि जो अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। लेकिन दोस्तों दुष्चारणी और स्वार्थी दोनों अलग-अलग शब्द हैं।
स्वार्थी जो इंसान होता है वो अपने बारे में सोचता है, लेकिन उसके विचार एक दूसरे से मिलते रहते हैं। सिर्फ वो अपने बारे में सोच रहा है, अपना फायदा ठीक है, बाकी सब ठीक है, ऐसे चलता रहता है। तो ये जो शब्द है दुष्चारणी और स्वार्थी आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा बनेगा नहीं। सेकंड ऑप्शन में लिखा है स्वेच्छाचारी, स्वेच्छाचारी ये भी नहीं बनेगा। थर्ड ऑप्शन में लिखा है स्वाभिमानी, ये भी नहीं बनेगा। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है स्वेरडी। अब दोस्तों स्वेरडी का क्या मतलब है? तो स्वेरडी का मतलब होता है एक ऐसी स्त्री जो अपने निर्णय स्वयं लेती है, मतलब कि खुद निर्णय लेती है और उसकी जो सोच है, समझ है, वो क्या है? बिल्कुल ही भिन्न है, मतलब कि अलग है। तो उसे क्या बोलते हैं? स्वेरडी बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे दुष्चारणी और स्वेरडी आपस में मैच कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी लगा करके आ सकते थे, क्योंकि दुष्चारणी और स्वार्थी दोनों सिमिलर वर्ड हैं, लग रहे हैं देखने पे, पर ऐसा होता नहीं है। क्लियर है? याद रखना इस चीज़ को। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट। बताओ क्या आंसर बनेगा? तो दोस्तों इसमें लिखा है बंगाल विभाजन की योजना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक सुनियोजित हमला थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि इस खाली स्थान पर क्या आने वाला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है मैं, क्या लिखा है मैं, पढ़ के देखो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक सुनियोजित हमला थी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं का कोई भी कॉन्ट्रास्ट नहीं बन रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है? यहाँ पे हमला हो रहा है और हमला किसी पर किया जाता है, किसी पर किया जाता है। तो यहाँ पर कौन-सा शब्द लग रहा है देखने पे? यहाँ पर लग रहा है पर। पढ़ के देखो अब, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर एक सुनियोजित हमला थी। क्या थी? बंगाल विभाजन की योजना। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान-आसान से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अगर आपको थोड़ी-सी भी नॉलेज है तो आप लोग इनको कर सकते हो बहुत ही आसानी से, है ना? चलिए, चलो बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है जो कठिनाई से छेदा या तोड़ा जा सके। इस शब्द के लिए कोई एक सार्थक शब्द आपको बताना है। कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइन लिखी है, इस लाइन का कोई एक सार्थक शब्द बताना है। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है जो कठिनाई से, तकलीफ से जिसे छेदा और तोड़ा जा सकता है, उसके लिए कोई एक सार्थक शब्द बताओ। तो याद रखना, जिसे आसानी से, कठिनाइयों से छेदा या फिर तोड़ा जा सके, उसे बोलते हैं दुर्भेद। क्या बोलते हैं? दुर्भेद। अब चेक करो किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है दुर्भेद। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपको इसका आंसर ना पता हो। 90% स्टूडेंट को इसका आंसर नहीं पता होगा, ओनली 10% स्टूडेंट को ही इसका आंसर पता होगा। अब आप लोग मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताओगे किस-किस स्टूडेंट को इसका आंसर पता था। यहाँ पर देख के मत बताना कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो था ये ग्रीन कलर में है तो ये सही हो गया, है ना? ऐसे नहीं, अगर आपको पहले से ही पता था तो आप लिखोगे यस मुझे पता था, अगर नहीं पता है तो भी लिख सकते हो यस मुझे नहीं पता था, है ना? इतने ईमानदार तो आप लोग हो नहीं कि आप ईमानदारी से जवाब दे दो, है ना? कि मुझे नहीं पता था। अपनी कमज़ोरी कौन बताता है? कोई बताता है? कोई भी नहीं बताता, है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ इसका क्या आंसर बनने वाला है? तो इसमें लिखा है किस वाक्य में वर्तनीगत अशुद्धि है? अब दोस्तों यहाँ पे गलती बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है वाल्मीकि आदि कवि थे। तो दोस्तों ये जो वाल्मीकि लिखा है ये गलत लिखा है। सही वाल्मीकि कैसे लिखते हैं? ये दोस्तों आप लोग मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताओगे कि वाल्मीकि जो शब्द है वो सही कैसे लिखते हैं। लेकिन दोस्तों आप इस क्वेश्चन से ये याद रख सकते हो कि जो वाल्मीकि थे ना वो सच में ही आदि कवि थे। ये आप लोग याद रख सकते हो। लेकिन वाल्मीकि लिखते कैसे हैं ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है ना? हिंदी वाला टाइपराइटर सबके पास होगा। चलिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, बताओ। इसको पढ़ना है और क्रम में लगाना है। क्या करना है? क्रम वाइज़ इसको लगाना है। लगा लो क्रम में। तो क्या है? फर्स्ट में लिखा है सफल हो जाते। तो दोस्तों फर्स्ट हमारा ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि सफल हो जाते, इससे पहले कोई ना कोई वाक्य रहेगा, पक्का रहेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो ऐसे ही गलत हो गया। तो आप देखो सेकंड में लिखा है काश कि तुमने थोड़ी और मेहनत की होती तो ज़रूर सफल हो जाते। बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। सेकंड को देखो, सेकंड में क्या लिखा है? सेकंड में काश कि तुमने थोड़ी और मेहनत की होती। फोर्थ में देखो, फोर्थ में लिखा है और मेहनत की होती तो ज़रूर। थर्ड में लिखा है
होती तो जरूर। यहाँ से देख सकते हो, एक सेकेंड, सेकेंड को पढ़ो, सेकेंड को पढ़ो, इसके बाद आप 4 को पढ़ो, इसके बाद थर्ड को पढ़ो, फिर आप इसको 1 को पढ़ो। आपका क्रम वाइज लग जाएगा। पढ़ के देखो, काश कि तुमने थोड़ी और मेहनत की होती तो जरूर सफल हो जाते। तो बिल्कुल सही बन रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। कितना आसान सा क्वेश्चन है, देख सकते हो। स्पीड बढ़िया है तो आप लोग कर सकते थे आसानी से। चलो, इसको देखते हैं क्या कहता है ये। इसमें क्या बताना है? इसमें दोस्तों आपको शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध मतलब कि इसमें गलत वाक्य लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि इन 4 ऑप्शंस में से एक वाक्य सही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सेकंड ऑप्शन पहले से ही सही बता रखा है ना? तो आपको मेहनत तो करनी नहीं है। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको दूँगा होमवर्क में। आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या गलती है? क्योंकि क्वेश्चन में बताना क्या है? शुद्ध वाक्य बताना है। इसका मतलब तो ये है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ गलत है। तो इसमें गलत है क्या चीज़? ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? होमवर्क में क्वेश्चन है ये वाला। थोड़ा बहुत मेहनत आप लोग कर लिया करो। अब दोस्तों यहाँ से ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपका कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि पैसेज शुरू हो गया। आप इस पैसेज को पढ़ सकते हो, है ना? ये जो पैसेज है इसको आप लोग पढ़ सकते हो और इसके जो क्वेश्चन्स हैं, 5 क्वेश्चन है लास्ट के, 1 सेकंड। ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कहाँ से दोगे? पैसेज को पढ़ोगे फिर आप इसका आंसर दोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये रहा, ये 17, ये भी क्वेश्चन है। पैसेज से ही बताना है आपको, रीड करके, पैसेज को रीड करोगे फिर बताओगे। इसके बाद है, 1 सेकंड, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी पैसेज से ही है, दिखा दिया था मैंने ये वाला तो, है ना? ये वाला। ये जो क्वेश्चन है 18, इसका आंसर भी आप लोग पैसेज पढ़ कर के ही बताओगे। इसके बाद 19 क्वेश्चन कहाँ है? 19 क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ पर। इस क्वेश्चन का भी आंसर बताओगे, है ना? पढ़ लेना, आंसर तो पता ही ऑलरेडी। ऑप्शन ऑफ फर्स्ट करेक्ट है, दिख रहा होगा आपको, है ना? आप लोग एक बार इसे ना रीड कर लोगे, क्या पता आपके एग्ज़ाम में आ जाए कोई वर्ड, है ना? इस वजह से आप लोग इसे ना रीड कर लोगे एक बार। और लास्ट क्वेश्चन ये रहा। उसको पढ़ लेना, आसान है, पैसेज बहुत आसान है, आप पढ़ के देखना, समझ में आ जाएगा। अगर आपको पैसेज समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगली क्लास में मैं समझा दूँगा, क्या ही दिक्कत है ना? क्लियर है? आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है, तो आप लोग क्या करोगे? इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। टाटा, बाय-बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।